नमस्कार, स्वागत है आपका कोर्ट दिस वीक में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी इस हफ्ते की बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। कोविड अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मामले पर सुनवाई करते हुए गुजरात सरकार को खरी खरी सुनाई है और मानदंडों पर रिपोर्ट तलब की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल अब मानव संकट के आधार पर बड़े उद्योग बन गए हैं और हम उन्हें जीवन की कीमत पर पैसा कमाने की अनुमति नहीं दे सकते। ऐसे अस्पतालों को बंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि सील बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट दाखिल किए जाने पर भी आपत्ति जाहिर की। अदालत राजकोट और अहमदाबाद में दो ऐसी घटनाओं के मद्देनजर देश भर के कोविड-19 अस्पतालों में आग की त्रासदी से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिस दौरान ये फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा मानदंडों के संबंध में अपने निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए गुजरात सरकार की खिंचाई की है। मामला कोविड-19 रोगियों के उचित उपचार और अस्पतालों में शवों के सम्मानजनक संचालन से जुड़ा है। सरकार द्वारा प्रभावी ढंग से जारी एक अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया है कि अस्पतालों को जून 2022 तक मानदंडों का पालन नहीं करना है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह के बेंच ने कहा कि एक बार एक परमादेश होने के बाद इसे इस तरह एक कार्यकारी अधिसूचना द्वारा ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। अब आप एक कोर्ट ब्लैच दें और कहीं कि अस्पतालों को 2022 तक पालन नहीं करना है और लोग मरते रहेंगे और जलते रहेंगे। न्यायालय ने इस तथ्य पर भी आपत्ति जताई कि अस्पतालों में अग्नि सुरक्षा के मुद्दे पर एक आयोग द्वारा एक रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में दायर की गई थी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि आयोग आदि द्वारा सीलबंद लिफाफे में ये रिपोर्ट क्या है, ये परमाणु रहस्य नहीं है। पिछले साल 9 दिसंबर के एक आदेश में कोर्ट ने केंद्र सरकार को अस्पतालों में किए गए अग्नि सुरक्षा ऑडिट पर सभी राज्यों से डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। 18 दिसंबर को कोर्ट ने नोट किया कि हालांकि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने उपाय किए हैं और निरीक्षण किए हैं, फिर भी आगे की ऑडिट करने की आवश्यकता थी। उन्होंने आगे निर्देश दिया। अदालत ने इस तथ्य पर आपत्ति जताई कि अस्पतालों को अगले साल जून तक इन अग्नि लेखा परीक्षा से छूट देने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी। जस्टिस शाह ने कहा कि गुजरात में 40 अस्पतालों को उत्तरदायी ठहराया गया और वे उच्च न्यायालय में आए। बाद में सरकारी आदेश था कि अग्नि सुरक्षा के उल्लंघन के लिए अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ऐसा आदेश इस अदालत की अवमानना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को इस मुद्दे पर गौर करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकती है कि अस्पतालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने अंततः गुजरात सरकार को अग्नि सुरक्षा ऑडिट का विवरण देते हुए एक व्यापक बयान दर्ज करने का निर्देश दिया, जो दिसंबर 2020 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आयोजित किया गया था। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अस्पताल अब मानव संकट पर आधारित बड़े उद्योग बन गए हैं और हम उन्हें जीवन की कीमत पर समृद्ध नहीं कर सकते। ऐसे अस्पतालों को बंद होना होगा। 2 हफ्ते बाद मामले की फिर सुनवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट। मणिपुरी कार्यकर्ता एरेंड्रो लिचोम्बम को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। एंड्रो के पिता ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी नजरबंदी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि कार्यकर्ता की नजरबंदी कोविड के इलाज में गोबर की वकालत करने के लिए बीजेपी नेताओं की निंदा करने पर बदले की कार्रवाई थी। फेसबुक पोस्ट के लिए कार्यकर्ता लिचोम्बम को एनएसए के तहत बुक किया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि ये उच्चतम न्यायालय के 30 अप्रैल 2021 के आदेश की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुरी कार्यकर्ता एरेंड्रो लिचोम्बाम को रिहा करने का आदेश दिया।
जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक फेसबुक पोस्ट के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कोविड के इलाज के रूप में गाय के गोबर और गोमूत्र की वकालत करने की आलोचना करने के लिए आरोपित किया गया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि इस तरह की कृत्य के लिए व्यक्ति को एक दिन के लिए भी जेल में नहीं रखा जा सकता। सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि वे निर्देश लेंगे और अनुरोध किया कि मामले को कल सूचीबद्ध किया जाए, लेकिन पीठ इस बात पर अड़ी रही कि वह आज अंतरिम राहत देगी। कोर्ट ने उसे रिहा करने का आदेश पारित करने की कार्रवाई की। कोर्ट ने आदेश दिया, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता को लगातार हिरासत में रखना अनुच्छेद 21 के तहत और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि याचिकाकर्ता को इस अदालत के अंतरिम निर्देशों के अधीन और आगे के आदेशों के अधीन और 1000 रुपए के निजी बॉन्ड दाखिल करने के अधीन तुरंत रिहा किया जाएगा। लिचोम्बा, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखते हैं और एक्टिविस्ट इरोम शर्मिला के पूर्व सहयोगी है, ने लंबे समय तक राज्य के दमन और सैन्यकरण के खिलाफ बात की थी। अधिवक्ता शादान फरासत के माध्यम से उनके पिता एल रघुमणि सिंह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कार्यकर्ता की नजरबंदी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ गाय, गोबर और गोमूत्र को कोविड के इलाज के रूप में उनकी आलोचना के लिए प्रतिशोध है। याचिका में कहा गया है कि मणिपुरी राजनीतिक कार्यकर्ता इरेंद्रो को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कोविड के इलाज के रूप में गोबर और गोमूत्र की वकालत करने के लिए उनकी आलोचना के लिए पूरी तरह से दंडित करने के लिए हिरासत में लिया गया है। याचिका में आगे कहा गया है कि पूरी तरह से संवैधानिक रूप से संरक्षित और जनहित में किए गए पूरी तरह से हानिकर भाषण को रोकने के लिए निवारक निरोध कानून के रूप में ये एक चौंकाने वाला उदाहरण है। ये भी प्रस्तुत किया गया कि कार्यकर्ता को हिरासत में लेना कोविड-19 के स्वतः संज्ञान मामले में उच्चतम न्यायालय के 30 अप्रैल 2021 के आदेशों की अवमानना है, जिसमें न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि सोशल मीडिया पर कोविड की नीतियों की आलोचना करने के लिए किसी को भी दंडित नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के रिटायर होने के बाद पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की प्रथा को अस्वीकार करते हुए इसे गलत बताया। इस मामले में गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टरलाइट लिमिटेड में फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे संस्था की पवित्रता को नष्ट करने वाला बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने जजों के सेवानिवृत्त होने का इंतजार करने के बाद देरी से पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करने की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है। गोवा फाउंडेशन बनाम सेसा स्टरलाइट लिमिटेड में फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की पीठ ने टिप्पणी की। इस न्यायालय के निर्णय लेने की संस्थागत पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रथा को दृढ़ता से अस्वीकार किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति बदन बी लोकर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने 7 फरवरी 2018 को फैसला सुनाया था। गोवा राज्य ने नवंबर 2019 के महीने में अपनी 4 पुनर्विचार याचिकाओं को दाखिल किया और वेदांता लिमिटेड ने अगस्त 2020 के महीने में अपनी 4 पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी। इन पुनर्विचार याचिकाओं पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय नियम 2013 के आदेश के अनुसार निर्णय पर पुनर्विचार के लिए एक आवेदन निर्णय या आदेश की तारीख के 30 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों द्वारा पुनर्विचार के लिए अपने आवेदन दाखिल करने में 20 से 26 महीने की देरी के लिए कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है। पीठ ने तब पुनर्विचार में इस फैसले को पारित करने वाले न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की तारीखों पर ध्यान दिया। 2 न्यायाधीशों की पीठ वाले न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता क्रमशः 30 दिसंबर 2018, 6 मई 2020 को इस न्यायालय से सेवानिवृत्त हुए। गोवा राज्य ने नवंबर 2019 में अपनी 4 पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी। न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की सेवानिवृत्ति के बाद, जबकि वेदांता लिमिटेड ने न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की सेवानिवृत्ति के ठीक बाद अगस्त 2020 के महीने में अपनी 4 पुनर्विचार याचिकाओं को प्राथमिकता दी। इस न्यायालय के निर्णय लेने की संस्थागत पवित्रता को बनाए रखने के लिए इस तरह की प्रथा को दृढ़ता से अस्वीकृत किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता इस न्यायालय के फैसले से अवगत थे। अदालत ने कहा, इसलिए पीठ इन पुनर्विचार याचिकाओं को केवल सीमा अवधि के आधार पर खारिज करने के लिए आगे बढ़ी। अदालत ने यह भी कहा
कि हम ये भी पाते हैं कि गोवा फाउंडेशन में फैसले पर पुनर्विचार के लिए कोई वैध आधार नहीं बनाया गया और इन पुनर्विचार याचिकाओं को भी योग्यता के आधार पर खारिज किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अभूतपूर्व घटना घटी है। एक जज ने एक्टिंग चीफ जस्टिस के खिलाफ आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि 16 जुलाई को जिस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने कनेक्टिविटी को लेकर टिप्पणी की थी, उसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने डिवीजन बेंच को ट्रांसफर कर दिया। उस पर न्यायाधीश भट्टाचार्य ने नाराजगी जताई है। कलकत्ता हाईकोर्ट की घटी एक घटना ने सुप्रीम कोर्ट में हुई एक प्रकरण की याद ताजा कर दी। मामला रोस्टर तय करने से जुड़ा है। रोस्टर तय करने की शक्तियों के बहाने जिस तरह तत्कालीन सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा पर आरोप लगे थे, उसी तरह अब कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने अब उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के उस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है जिसमें कहा गया था कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, लेकिन इसका अर्थ मास्टर ऑफ ऑल नहीं हो सकता। इसे साफ लग रहा है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ असहमति का चलन अब हाईकोर्ट तक आ चुका है। एक मामले की वर्चुअल सुनवाई के दौरान खराब कनेक्टिविटी होने पर सख्त टिप्पणियां करने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने अब उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और कोर्ट प्रशासन के खिलाफ ही आदेश पारित कर दिया है। न्यायाधीश अरिंदम सिन्हा के बाद अब न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए रोष जताया है। दरअसल 16 जुलाई को जिस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने कनेक्टिविटी को लेकर टिप्पणी की थी, उस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने डिवीजन बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। इसे लेकर ही उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश और कोर्ट प्रशासन के खिलाफ आदेश पारित किया है। न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य ने 10 पन्नों के अपने आदेश में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और कोर्ट प्रशासन की आलोचना की है। न्यायाधीश भट्टाचार्य ने सोमवार को पारित आदेश में कहा है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश या फिर चीफ जस्टिस रोस्टर बनाने के अधिकारी होते हैं और वो कोर्ट का प्रशासन तय करते हैं, लेकिन इस बात में संदेह है कि क्या वो अपनी प्रशासनिक क्षमता के तहत रातों रात किसी मामले को दूसरी बेंच या जज को सौंप सकते हैं। न्यायाधीश ने कहा कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, लेकिन इसका अर्थ मास्टर ऑफ ऑल नहीं हो सकता। न्यायाधीश की ओर से दिए गए इस आदेश की कॉपी सोमवार रात को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी अपलोड हुई है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि मेरे आदेश पर असिस्टेंट कोर्ट ऑफिसर ने रजिस्ट्रार जनरल को बताया कि उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो ये तय कर सके कि कौन सा केस किस बेंच को सौंपा जाएगा। जज ने अपने आदेश में गहरा तंज कसते हुए कहा कि दुस्साहस को शीर्ष संस्थानों में बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता का अभाव समस्याएं पैदा करता है और ये न्यायिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है। जानकारों ने उच्च न्यायालय में मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ अन्य न्यायाधीशों के गुस्से को अभूतपूर्व बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या में आरोपी गोविंद सिंह की जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने जांच में पुलिस के ढीले रवैये पर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि भारत में अमीर गरीब के लिए अलग अलग दोहरी न्याय व्यवस्था नहीं हो सकती है। बेंच ने इस बात पर भी कड़ी आपत्ति जताई है कि पुलिस अधिकारियों ने ट्रायल कोर्ट के जज पर दबाव बनाने की कोशिश की। अदालत ने कहा कि न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोपी बहुजन समाज पार्टी के विधायक के पति को बचाने के प्रयास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में मध्य प्रदेश के राज्य और पुलिस अधिकारियों पर तल्ख टिप्पणी की। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के विधायक रमाबाई के पति गोविंद सिंह को जमानत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही राजनीतिक संरक्षण के कारण राज्य पुलिस की उदासीनता पर नाराजगी जताई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, हरिकेश रॉय की बेंच ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि पुलिस अधिकारियों ने ट्रायल कोर्ट के जज पर दबाव बनाने और आरोपी गोविंद सिंह को बचाने की कोशिश की। शीर्ष अदालत ने कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में मध्य प्रदेश के बसपा विधायक के पति की जमानत याचिका रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत में दोहरी न्यायिक व्यवस्था नहीं हो सकती, एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए।
न्यायपालिका को राजनीतिक दबावों और प्रभावों से मुक्त रहना चाहिए। शीर्ष अदालत ने निष्पक्ष आपराधिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए रामबाई सिंह के पति गोविंद सिंह को पुलिस महानिदेशक के निर्देशों में दूसरी जेल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति M.R. शाह की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जमानत का आदेश रद्द करते हुए कहा कि इसमें कानूनी सिद्धांतों का सही इस्तेमाल नहीं किया गया है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने में गंभीर गलती की है। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की आशंका के 1 महीने के भीतर जांच की जाए। न्यायाधीश ने अपने 8 फरवरी के आदेश में कहा था कि दमोह पुलिस अधीक्षक और उनके अधीनस्थों द्वारा उन पर दबाव डाला गया था। शीर्ष अदालत के आदेश पर हत्याकांड में फरार चल रहे गोविंद सिंह को 28 मार्च को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। शीर्ष अदालत ने चौरसिया के बेटे सोमेश और राज्य सरकार की अपील पर फैसला सुनाया। इन अपील में सिंह की जमानत रद्द करने का अनुरोध किया गया था। दलीलों में दावा किया गया है कि जमानत पर रहते हुए कई हत्या के मामलों में शामिल था। चौरसिया के मार्च 2019 में कांग्रेस में शामिल होने के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तब सिंह और साथी अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति के अपराधीकरण के बढ़ते चलन और इस मामले में राजनीतिक दलों की अनदेखी पर गहरी निराशा जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपराधीकरण नियंत्रण करने पर अब तक कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने चयनित उम्मीदवारों के आपराधिक पृष्ठभूमि को उनके चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से कम 2 सप्ताह पहले जो भी पहले हो प्रकाशित करना होगा। राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें यकीन है कि विधायिका कभी राजनीति से अपराधीकरण को मुक्त नहीं करेगी। हम इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि निकट भविष्य में नहीं बल्कि भविष्य में कभी वो ऐसा नहीं करेगी। शीर्ष अदालत ने इस बात पर अफसोस जताया कि किसी भी पार्टी को न तो राजनीति को अपराध से मुक्त करने के लिए कानून बनाने में और न ही उन उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने में दिलचस्पी है जिनके खिलाफ गंभीर अपराधों में अदालत ने आरोप तय किए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि इस मामले में सभी राजनीतिक दलों में विविधता में एकता है। जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस BR गवई की पीठ ने कहा कि सरकार के विधायी शाखा कानून लाने पर कोई कदम उठाने में दिलचस्पी नहीं ले रही। हालांकि अब तक कुछ भी नहीं किया गया है और किसी भी पार्टी द्वारा कभी भी कुछ नहीं किया जाएगा। शीर्ष अदालत ने अवमानना के इस मामले में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, लोजपा, माकपा और कापा सहित विभिन्न पक्षों के वकीलों को भी सुना। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश देने के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दरअसल पीठ वकील ब्रिजेश सिंह द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की जानबूझकर पालन नहीं करने का आरोप लगाया गया है। चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पीठ को बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 427 उम्मीदवार थे, जिन्होंने 220 में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा था। आरजेडी 104 दागी उम्मीदवारों के साथ सूची में सबसे ऊपर है और उसके बाद बीजेपी है, जिसने ऐसे 77 उम्मीदवार खड़े किए थे। एनसीपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत जैसे देश में पंचायत चुनाव भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चलते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या किसी राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव चिन्ह रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि राज्य या पंचायत स्तर पर निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। सिब्बल ने कहा कि शीर्ष अदालत को अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को किसी भी उम्मीदवार को प्रतिबंधित करने के लिए अधिकृत करना चाहिए, जिसके खिलाफ 7 साल से अधिक के कैद वाले अपराधों के आरोप तय किए गए हैं। लेकिन पीठ ने कहा कि 5 जजों की पीठ ने 2019 में स्पष्ट किया था कि एक संवैधानिक अदालत इस तरह के निर्देश जारी नहीं कर सकती। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि चुनाव चिन्ह का निलंबन अंतिम उपाय होना चाहिए। अगर चुनाव चिन्ह को छीन लिया जाएगा तो राजनीति के अखाड़े से कई राजनीतिक दल बाहर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग द्वारा मांगे गए AGR बकाया की पुनर्गणना की मांग करने वाली दूरसंचार कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस रिकेश रॉय की पीठ ने वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा
टेली सर्विसेज द्वारा दायर आवेदनों को खारिज करते हुए आदेश सुनाया। पीठ ने 19 जुलाई को आवेदनों पर आदेश सुरक्षित रखते हुए कहा था कि पहले के एक आदेश के मद्देनजर पूर्ण मूल्यांकन प्रतिबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व या एजीआर गणना में त्रुटियों के सुधार के लिए भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया सहित अन्य दूरसंचार कंपनियों की याचिका को खारिज कर दिया है। इससे पहले दूरसंचार क्षेत्र की निगरानी संस्था टेलीकॉम वॉचडॉग ने सरकार से कर्जग्रस्त वोडाफोन आइडिया की 8,292 करोड़ की बकाया राशि के भुगतान के लिए समय देने के अनुरोध को खारिज करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई को भारती एयरटेल, वोडा आइडिया और टाटा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2020 में दिए गए अपने आदेश में कहा था कि टेलीकॉम कंपनियों को सरकार द्वारा तय रकम एजीआर के रूप में चुकाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कंपनियां एजीआर की रकम नहीं चुकाना चाहती, इसीलिए खुद को दिवालिया घोषित कर रही हैं। आंकड़ों के मुताबिक एजीआर के तहत 1.47 लाख करोड़ रुपए बकाया है, जिसमें सबसे ज्यादा वोडाफोन आइडिया को 50,399 करोड़ और भारती एयरटेल को 25,976 करोड़ रुपए जमा करना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इस मामले पर टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि एजीआर बकाया की गणना गलत तरीके से की गई है, इसीलिए दोबारा गणना करने के आदेश दिए जाए। दरअसल टेलीकॉम कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में एजीआर के लिए दोबारा गणना किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की है। याचिका के मुताबिक सरकार ने कई जगह लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज गलत जोड़ा, साथ ही सरकार ने कई बिलों को 2 बार जोड़ दिया। दूरसंचार विभाग एजीआर की गणना टेलीकॉम कंपनियों की कुल आय पर कर रहा है, जिसमें कंपनियों के लाभ के साथ साथ प्रॉपर्टी बिक्री पर कमाए लाभ और डिपॉजिट इंटरेस्ट भी शामिल है। वहीं टेलीकॉम कंपनियां सिर्फ सेवाओं पर होने वाली आमदनी को एजीआर का हिस्सा मानना चाहती हैं। टेलीकॉम कंपनियों की मांग है कि उनके कुल लाभ को एजीआर का हिस्सा माना जाए। ऐसे में वोडाफोन आइडिया, एयरटेल को दोहरा झटका लगा है। इस महीने की शुरुआत में संस्था ने दूरसंचार मंत्री को लिखे गए एक पत्र में कहा था कि कंपनी अपनी शेयरों की बिक्री या प्रवर्तकों के पूंजी निवेश के जरिए अपनी बकाया राशि का भुगतान कर सकती है। वोडाफोन आइडिया ने अप्रैल 2022 में 8,200 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्पेक्ट्रम किश्त के भुगतान के लिए सरकार से 1 साल की रियायत मांगी है। इसके अलावा एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट में एजीआर की गणना में त्रुटियों को लेकर याचिका दायर की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बंगाल सरकार ने कहा कि एनएचआरसी की रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। कोर्ट ने राज्य सरकार को एनएचआरसी की रिपोर्ट पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं वादी की तरफ से स्वतंत्र जांच एजेंसी के गठन की मांग की गई। बंगाल चुनाव के बाद हिंसा मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या एनएचआरसी की समिति द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को है। ममता बनर्जी सरकार ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय को बताया कि साल 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हुई चुनाव के बाद हुई हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की सुनवाई कर रही 5 न्यायाधीशों की पीठ से कहा कि राज्य को एनएचआरसी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। अदालत ने अंततः राज्य सरकार को एनएचआरसी रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने के लिए 26 जुलाई तक का समय दिया है और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 28 जुलाई को पोस्ट किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सोमेन सेन और जस्टिस सुब्रत तालुकदार की 5 जजों की बेंच ने कहा कि राज्य सरकार को एनएचआरसी की रिपोर्ट जवाब में अपना हलफनामा दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। कोई और समय विस्तार नहीं दिया जाएगा। एनएचआरसी की जांच कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 18 जून को पारित एक आदेश के अनुसार हुई, जिसमें एनएचआरसी के अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा से
विस्थापित लोगों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया गया था। 13 जुलाई को एनएचआरसी ने 2021 के विधानसभा चुनाव के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों की जांच करते हुए उच्च न्यायालय को 50 पृष्ठ की रिपोर्ट सौंपी थी। एनएचआरसी ने अपनी रिपोर्ट में चुनाव के बाद की हिंसा को सत्तारूढ़ दल के समर्थकों द्वारा मुख्य विपक्षी दल के समर्थकों के खिलाफ प्रतिशोधात्मक हिंसा करार दिया था। गुरुवार को सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने दलील दी कि स्वतंत्र जांच एजेंसी का गठन समय की मांग है। वरिष्ठ अधिवक्ता जेठमलानी ने ये भी बताया कि एनएचआरसी की रिपोर्ट के सारांश से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि पीड़ितों को धमकाने में राज्य के पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत रही है। नतीजतन पुलिस पर बलात्कार पीड़ितों की पहचान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।